प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। रसायन विज्ञान का पहला अध्याय पूरा हो चुका है और उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्नों को आज देखेंगे। अभ्यास के प्रश्नों का आंसर सीखेंगे, कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इसकी तैयारी बहुत ही जरूरी है। मैट्रिक परीक्षा में एनसीईआरटी बुक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी के आंतरिक प्रश्नों को और अभ्यास के प्रश्नों को आप अवश्य तैयार करें। आइए देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न क्या है। ये स्क्रीन पर पहले देखें। कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन को पहले ध्यान से समझ लें। 2PbO, PbO लेड ऑक्साइड, प्लम्बम ऑक्साइड, S का मतलब सॉलिड हुआ, प्लस CS का मतलब यहाँ पर भी सॉलिड, कार्बन। लेड ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करता है तो लेड बनता है, प्लस CO2G, G का मतलब हुआ गैस। तो यह एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन के संबंध में, अभिक्रिया के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। शीशा अपचयित हो रहा है, CO2 उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है और चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ये 4 कथन दिए गए हैं। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा कथन फॉल्स है, असत्य है। पहला A और B, दूसरा A और C, तीसरा A, B, C और चौथा सभी। विचार करते हैं। पहले कथन पर हम विचार करते हैं। क्या शीशा अपचयित हो रहा है? अपचयित का मतलब एक बार फिर हम देखें, अपचयन, अपचयन दूसरा नाम अवकरण, इंग्लिश मीडियम वाले रिडक्शन। तो यहाँ पर हम देखें शीशा के बारे में, तो शीशा केवल राइट साइड में दिया हुआ है। पहली बात आप ये ध्यान में रखें, मैंने बताया है कि जो भी अपचयन या उपचयन की अभिक्रिया होगी वो राइट साइड में नहीं होगी, प्रोडक्ट में नहीं होगी। वो जब होगी तो अभिक्रिया, अभिकर्मक, रिएक्टेंट्स में ही होगी। इसका मतलब हुआ कि शीशा अपचयित नहीं हो रहा है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह प्रोडक्ट में है शीशा। दूसरा है CO2 उपचयित हो रहा है। CO2 भी प्रोडक्ट में है, इसका भी उपचयन या अपचयन कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी उपचयन अपचयन होने वाला है वो लेड ऑक्साइड का होगा और कार्बन का होगा। तीसरा स्टेटमेंट, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट करके CO2 बना रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, उपचयन हुआ। ये स्टेटमेंट सही है। और चौथा लेड ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड भी अभिकर्मक में ही दिया हुआ है, तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है, तो यह स्टेटमेंट सही है। एक बार फिर कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, जो भी होगा ऑक्सीकरण या अवकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो प्रोडक्ट में नहीं होता है, वो केवल अभिकारक में ही होता है। तो अभिकारक में ही ये है दोनों, ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। इस प्रकार A और B गलत है। हमारा आंसर ये होगा कि पहला और दूसरा ये कथन असत्य है। तो यह ध्यान रखना है आपको। दूसरा प्रश्न, Fe2O3 प्लस 2Al और प्रोडक्ट में Al2O3 प्लस 2Fe। फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम से रिएक्शन करता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और Fe। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया भी है, विस्थापन अभिक्रिया। और यदि विस्थापन दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब कि एकल विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें से आपको चुनना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर आपका राइट है। संयोजन तो हो नहीं सकता क्योंकि दो तत्वों के संयोग से एक तत्व बनता है, दो पदार्थों के मिलने से एक पदार्थ बनता है। वियोजन भी नहीं है
क्योंकि कोई पदार्थ जब टूटता है अकेला पदार्थ, तब दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया तो हो नहीं सकती, बच गई द्विविस्थापन और विस्थापन। द्विविस्थापन में होता है कि यौगिक अपने अपने आयनों की अदला बदली करते हैं। यहां पर यौगिक नहीं है, तो यहां पर कोई उसका अदला बदली करने वाला आयन नहीं है, तो द्विविस्थापन की भी संभावना समाप्त हो गई। बच गया केवल विस्थापन अभिक्रिया, इसलिए आंसर यही होगा। यहां पर देख ले तो एल्युमिनियम लोहे को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और लोहा विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर एक तत्व दूसरे यौगिक से एक तत्व को विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह प्रश्न, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, इनमें से एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि 40 मार्क्स आपको एनसीईआरटी बुक के प्रश्नों से ही आएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। एक एक नंबर के प्रश्न आपको सबसे अधिक तैयारी इसी पर करनी है। ऑब्जेक्टिव पर आपका यदि कमांड हो गया तो गुड मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, लौह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है? पहला विकल्प है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा कोई अभिक्रिया नहीं होती है और चौथा आयरन लवण और जल बनता है। एक एक विकल्पों पर यदि हम विचार करें तो Fe लोहे का संकेत और तनु HCl डाइल्यूट, इसके रिएक्शन से जल तो नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यह संभावना समाप्त हो गई। और अम्ल है, धातु से अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया होने की संभावना है। हाइड्रोक्साइड में OH होता है, यानी ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन इसमें है नहीं, ये भी संभावना समाप्त हो गई। बच गई केवल एक संभावना, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। रिएक्शन के फलस्वरूप कोई भी धातु है और जब वो अम्ल से अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया के पश्चात लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु का अम्ल से जब रिएक्शन होगा तो धातु का लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर Fe और HCl के अभिक्रिया के फलस्वरूप आयरन क्लोराइड FeCl2 FeCl3 और हाइड्रोजन गैस, आयरन क्लोराइड ही बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। केवल पहला आंसर यहां सही होगा। चौथा प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताया गया था आपको कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या इक्वल होती है, बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अभिकारकों के कुल पदार्थ के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान और उत्पाद के पदार्थ के कुल परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित कीजिए। यहां पर शब्द में दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और उसको बैलेंस करना है। नाइट्रोजन के लिए हम यूज करेंगे N2, N परमाणु होगा और नाइट्रोजन जहां पर दिया रहे, रिएक्शन परमाणु नहीं, यहां पर नाइट्रोजन N2 करता है। हाइड्रोजन गैस H2, इन दोनों के रिएक्शन से अमोनिया बनता है और अमोनिया का फॉर्मूला है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3। अब यहां बैलेंस कर देना है। यहां पर 2 नाइट्रोजन है
यहां पर भी 2 कर दें तो 2 नाइट्रोजन हो जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई, तो यहां पर 3 लगा दें तो ये भी इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, वायु का मतलब ऑक्सीजन है, इसका जब दहन होगा अर्थात ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 परमाणु, तो राइट साइड में भी सल्फर का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और इस साइड में देखते हैं तो ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। ऑक्सीजन अनबैलेंस है, तो ऑक्सीजन को हम पहले बैलेंस करते हैं। इसे 2 और 3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 और 3 का एलसीएम तो 6 होगा, 6 आना चाहिए तभी जाकर के हो सकता है। तो 6 यहाँ पर आएगा, 3 कर दें, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 कर दें तो 2 दूना 4 हो गया। अभी 2 परमाणु और ऑक्सीजन का हम कर दें यहाँ पर, यहाँ 2 दूना 4 और ये हो गया 2, 4 और 2 6 और इधर हो गया ऑक्सीजन 6। ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर लिया। अब इसके आधार पर हाइड्रोजन को देखें तो 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन परमाणु चाहिए, यहाँ पर 2 है, 2 का सल्फर, यहाँ पर 2 परमाणु, यहाँ पर 1 है। यदि यहाँ पर 2 लगा दें तो इस प्रकार पूरा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है, समीकरण बैलेंस हो जाता है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। यहां पर हम अवस्था समीकरण भी दे सकते हैं। अवस्था समीकरण की सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैस की अवस्था में है, ऑक्सीजन का दहन ये भी गैसीय अवस्था में है, जल लिक्विड अवस्था में है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है। अगला प्रश्न को देखते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। एल्युमिनियम सल्फाइड एक्वस जलीय विलयन के रूप में है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये भी एक्वस बनता है रिएक्शन के फलस्वरूप बेरियम एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड हुआ, यह भी एक्वस। और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है BaSO4। अवक्षेप प्राप्त होना मतलब तीर का निशान नीचे की ओर, और ये सॉलिड होता है। अवक्षेप जो होता है वो ठोस होता है। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम परमाणुओं को देखते हैं। एल्युमिनियम के यहां पर 2 परमाणु हैं, यहां पर 1 है। सल्फर का यहां देखा जाए तो 3 और 1, यहां पर देखें 3 परमाणु। O का या यहां पर मिला लीजिए 4 गुणा 3 12, ऑक्सीजन के 12 परमाणु है। तो सल्फर का 3, इस साइड में सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, यहां बेरियम 1 है और क्लोरीन 3 है। तो बैलेंस करना है इनको। यदि यहां पर देखा जाए तो सल्फर SO4 सल्फेट 3, SO4 3, यहां पर SO4 1 है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम SO4 को यहां पर 3 लगा दें। अब ये 3 Ba भी हो गया, बेरियम भी 3 हो गया, तो यहां भी 3 लगा दें। बेरियम बैलेंस, सल्फेट बैलेंस। अब क्लोरीन को देखा जाए तो इसके अनुसार क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया, यहां पर क्लोरीन 3 है, तो यहां 2 लगा दें, क्लोरीन भी बैलेंस। और इनके बैलेंस होने से एल्युमिनियम 2, यहां पर एल्युमिनियम 2, ये पूरा समीकरण संतुलित हो गया। एक के संतुलन से सबका संतुलन हो जाता है। अगला प्रश्न, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। पोटेशियम को K से सूचित किया जाता है, जल से अभिक्रिया करती है H2O। कोई भी धातु जब जल से अभिक्रिया करती है तो उसका हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH
और हाइड्रोजन गैस। अवस्था समीकरण लिख दिया जाए तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, KOH ये भी एक्वस होगा और ये गैस है अवस्था समीकरण के अनुसार। अब इसको बैलेंस करना है, देखा जाए हाइड्रोजन यहां 2 है, यहां पर 1, 3 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां यदि हम 2 लगा दें तो 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन हुए, यहां 2 लगा दें। इस प्रकार हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन यहां है, फिर यहां भी 2 ऑक्सीजन है, केवल पोटासियम को 2। इस प्रकार हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया। तो समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक है। आप समीकरण को संतुलन करने का अभ्यास कीजिए। बाकी प्रश्नों को अगले क्लास में देखा जाएगा। थैंक यू।